ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस से हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये चैप्टर। जैसे कि नीड आ रही है, बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब जल्दी जल्दी अपलोड करो, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी अपलोड करने की। पर मेरा सजेशन ये है कि ऑलरेडी पूरी फिजिक्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप क्लासरूम लेक्चर्स पे जाकर वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड पर कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, 2021 के लिए या ऑनवर्ड ये जो नए वीडियो हैं 2020 के, ये थोड़े डिफरेंट मोड में हैं। अगर आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये 2 महीने जो है जनवरी फरवरी में आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और वैसे भी जो है जनवरी फरवरी में कोर्स कंप्लीशन पे जाने वाला है। अच्छा, साइमल्टेनियसली आपको पता है कि कंपटीशन प्रोफाइल भी चल रहा है मेरे इसी चैनल पे, तो कंपटीशन प्रोफाइल वाले वीडियो आप देख सकते हैं। मैं पैरेलल में उसको भी रन कर रहा हूँ। और स्पेशली जो बिहार बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में, 1 फरवरी से एग्जाम है बच्चों, उनकी डेट शीट लग चुकी है, तो उनके लिए स्पेशल कुछ कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूं जस्ट इसी वीक में, तो बी अवेयर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, और हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में, कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स IL क्रॉस B। अब आज के लेक्चर में इससे आगे की बात पे जाने से पहले, जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होनी है, निश्चित रूप से लो लेवल पे लागू हो चुकी है और हायर लेवल पे अब लागू होनी है, तो उस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर को वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एप्लीकेशन बेस पढ़ने वाले हैं बच्चों, और जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 2021 में, वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड होने वाले हैं। सो किस तरह के वो क्वेश्चंस, जैसे कि सैंपल पेपर में आपने देखा ही होगा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए। सो मैं स्टार्ट उसी अप्रोच के साथ इस लेक्चर को कर रहा हूं। तो बच्चों, आपने देखा होगा अपने आसपास कि ये जो पानी साफ करने वाली जितनी भी मशीन आ रही है, एक्वागार्ड वगैरह, इसमें हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं पानी चालू हो जाता है, बटन दबाते हैं पानी बंद हो जाता है। जबकि नल में ऐसा नहीं है। हाँ, कई जगह ऐसा है कि आप जो है नल के आगे हाथ ले जाते हैं और पानी चालू हो जाता है, हाथ हटाते हैं पानी थोड़ी देर में बंद हो जाता है। वो डिफरेंट मैनर में है। पर ये पानी का चालू होना या बंद होना विदाउट एनी मैकेनिकल एक्शन, ये कैसे होता होगा, तो इसका आइडिया आज के लेक्चर में आपको मिलेगा। यानी इसका जो बेसिक है बच्चों, वो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर आपने गौर किया हो तो आजकल ऐसे दरवाजे के लॉक आ रहे हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे। थोड़े कॉस्ट ज्यादा होती है उनकी, जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रहे हैं, आपके फिंगरप्रिंट से ऑपरेट हो रहे हैं या रिमोट से ऑपरेट हो रहे हैं। रिमोट से दरवाजा खुलेगा, जैसे कार में खुलता है, वैसे इसमें भी घर के दरवाजे में भी हम वैसा लॉक लगा सकते हैं। तो वो लॉक कैसे काम करता होगा, तो डेफिनेटली हमें किसी लॉक के मूवमेंट के लिए या किसी नल में वाल्व के मूवमेंट के लिए, क्योंकि पानी बंद करना है तो पाइप में वाल्व जाकर जो है वो रोकेगा, कोई फ्लैप होगा जो जाकर पानी के रास्ते को रोकेगा। यानी हमें एक मूवमेंट चाहिए। बेसिक समझिए, हमें एक मूवमेंट चाहिए। वो मूवमेंट होगा तब ये एक्शन होगा, पानी का रुकना या दरवाजे के लॉक का खुलना, और ऐसी कई और एप्लीकेशन जो हम सोच सकते हैं। तो इस मूवमेंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, देन हाउ इट बिकम पॉसिबल, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, वो हमें समझना है। तो जस्ट इमेजिन, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग, जैसे पेन की स्प्रिंग होती है। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। इज इट पॉसिबल कि मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और ये कंप्रेस हो जाए, खाली इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स? अगर ये कंप्रेस हो गई तो वाल्व अगर मैंने अटैच कर रखा है तो अपनी सीट से ऊपर हो जाएगा, तो पानी का रास्ता खुल जाएगा। और जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद करूंगा, ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, तो वाल्व वापस जाकर अपनी सीट पर आ जाएगा और पानी का रास्ता रुक जाएगा। अब मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं उससे आपको थोड़ी सी
कॉमन सेंस लगाकर समझना होगा। जो शब्द है वही मतलब है उसका, जो शब्द का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। वाल्व जो होता है वो उसकी सीट यानी जिस पर जाकर वो सेट हो जाता है। आपने बॉल कॉक सेट अगर देखा है कूलर में जो लगाते हैं हम, जिससे पानी अपने आप चालू, या टंकी में लगाते हैं, वो बॉल नीचे चले जाती है तो पानी चालू हो जाता है, बॉल ऊपर आ जाती है तो पानी बंद हो जाता है। तो उसमें अंदर जो सिस्टम होता है वो जाकर देखिए टंकी में। सो यू विल गेट टू नो। और हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि इन सब चीजों को जानो, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जनरल अवेयरनेस क्लास वाला चैनल वो शुरू किया बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, कि बचपन से ही वो अवेयरनेस आप में आनी चाहिए कि हमारे आसपास चीजें कैसे काम कर रही हैं और खराब होने पर उनको कैसे सही किया जा सकता है। क्योंकि जब हमें पता है कैसे काम करें तभी तो हम उनसे सही काम ले पाएंगे, सही तरीके से काम ले पाएंगे और सही भी कर पाएंगे। तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे ब्लू बॉक्स में आपको मिलेगा रॉजेट्स स्पाइरल। तो रॉजेट्स स्पाइरल के नाम से जो ब्लू बॉक्स है उसको पढ़ लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसकी थ्योरी, उसका जो बेसिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों आज के लेक्चर में बोर्ड पर। ओके, तो ये बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसमें पूछ हल्ला क्वेश्चन जोड़कर इसको 3 नंबर का बना दिया जाता है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी इन्वॉल्व है। तो 1 स्टैंडर्ड एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे आज के लेक्चर में, और 2 करंट कैरिंग कंडक्टर जो पैरेलल रखे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, उनके बीच रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा और कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो हम निकालने जा रहे हैं। और वो एक्सप्रेशन आपसे एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट डेरिवेशन। तो बच्चों आपको हेडिंग लगाना है 3 मार्क। अपनी कॉपी पेन संभालिए, रजिस्टर खोलिए, लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस के बिना आगे प्रगति संभव नहीं है। सो यू मस्ट राइट, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। तो क्या हेडिंग लगाना है, जो डेरिवेशन है उसमें एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं हम, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। एक्चुअल में लिखने में हम लिख फोर्स देते हैं, पर वास्तव में ये एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, निकालते हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो मैं यहां पर भी सही करके अगर इसको लिखूं, अच्छा आपको लिखा हुआ फोर्स मिलेगा पर मैं सही करके लिख रहा हूं, इसलिए क्या लिख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट। ये फाइन डिटेल है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं बच्चों, बिटवीन के लिए बी ऑब्लिक डब्ल्यू, टू स्ट्रेट लॉन्ग, यानी इनफाइनाइट लेंथ के हम मान सकते हैं, बहुत लंबे। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0/2 पाई आर, वो फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होगा। एक्सप्रेशन फॉर एफ बाय एल एक्टिंग बिटवीन 2 स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स, वायर्स भी लिख सकता हूं, और कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अब इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो करंट सेम डायरेक्शन में हो या तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। और इसी के साथ जो एसोसिएटेड पुछल्ला टॉपिक है 1 नंबर में वो पूछा जाता है, हेंस डिफाइन 1 स्टैंडर्ड एम्पियर, यानी हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल ए लिख देते हैं। बच्चों हम वैज्ञानिक को परिभाषित नहीं करने जा रहे, कैपिटल ए से लिख दिया तो साइंटिस्ट का नाम बन गया। हम वैज्ञानिक को परिभाषित नहीं करना चाह रहे हैं, उसकी यूनिट, तो एम्पियर जो उसके नाम पर यूनिट है उसको छोटा ए आएगा ना, इस बात पे गौर करें, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो 2 स्थितियां जो बनती हैं, मैं दोनों स्थितियों को यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपको डायग्राम बनाना है, 2 कौन कौन सी स्थिति बनती है किस तरह से। सीधे हम फिगर से स्टार्ट करेंगे। फिगर ए, ये कंडक्टर है, इसका नाम मैंने रखा पी क्यू, छोटा पी छोटा क्यू, और ये दूसरा कंडक्टर लंबा, लॉन्ग कंडक्टर एस टी। तो पी क्यू एंड एस टी, दीज आर 2 कंडक्टर्स
लाइंग नियर बाय, पास पास वो रखे हुए हैं, ठीक है। पी क्यू और एस टी पास पास रखे हुए हैं और इनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। सपोज इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2 एंड करंट इज फ्लोइंग अलोंग सेम डायरेक्शन। और यहां पर जो है रिजिड सपोर्ट यानी ये फिक्स है, इनके एंड्स ऐसा हम मान लेते हैं, वो अपनी जगह से हट नहीं सकते, सो एंड्स आर फिक्स्ड। तो एक सिचुएशन तो ये होगी। दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी? दूसरी सिचुएशन ये रहेगी कि करंट जो है इनमें अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ये कंडक्टर PQ, माना कि इसमें करंट है ऊपर की तरफ, तो पास वाले कंडक्टर ST में करंट हो गई नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड्स इनके फिक्स हैं, रिजिड एंड्स, इस तरह से। इनके बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं 1 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स 1 मीटर, या R मान लेते हैं ना, जनरल ले लेते हैं, R मीटर। R मीटर दूरी पर इनको रखा गया। कहां पर रखा गया? वैक्यूम या एयर में, क्योंकि वैक्यूम में या एयर नहीं लेंगे, कोई मीडियम लेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड करंट्स आर रिस्पेक्टिवली I1 एंड I2। So this is the situation। अब यहां क्या हो रहा है वो थोड़ा सा समझते हैं हम। हमें पता है कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये वायर है, करंट कैरी कर रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट करंट। अब दूसरा हमने पढ़ा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी वायर को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F=ILB। तो अब एक वायर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास है, दूसरा वायर और यहां है, वो भी करंट कैरी कर रहा है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास है। इनको जब भी हम पास लाएंगे तो इनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये वायर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड दीज वायर्स विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। और वही हमको कैलकुलेट करना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वायर इस पर, ये वायर इस पर, यानी म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स लगाने वाले हैं। इसी तरह से ये वायर और ये वायर म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स लगाने वाले हैं। अब वही फोर्स हमको कैलकुलेट करके निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है आपको पता हो, एक तो फॉर्मूला कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है F=IL×B, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जो कोई वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr। बस इतना जानना काफी। सो कहां से शुरू करते हैं? आपको पता है CBSE बोर्ड अगर आपका है तो आपको ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, टू दी पॉइंट आप लिख सकते हैं। और अगर स्टेट बोर्ड है देन यू हैव टू डिस्क्राइब द डायग्राम। तो हम लिखेंगे कंसिडरिंग द सिचुएशन एज शोन इन फिगर। So write that, considering the situation as shown in figure। सिमेट्री है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, फिगर A या B में से किसी एक फिगर को लेकर हम बात करेंगे और सिमेट्री से पहले तो किसी एक वायर के लिए निकालेंगे, सिमेट्री से दूसरे वायर के लिए भी एक्सप्रेशन वैसे ही हो जाएगा। सिचुएशन एज शोन इन फिगर A में ले लेता हूं, इन फिगर A। द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट, जब हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का मान रहे हैं तो इसकी वजह से ये जो करंट कैरी कर रहा है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसके हर एक पॉइंट पर होगा। डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल लगाया, अंगूठे को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया, फिंगर जो है इसके हर पॉइंट पर इनवर्ड्स जा रही है। और इनवर्ड को हम कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। तो ST के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, कितना है? मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ ST ड्यू टू
current I1 in PQ is, तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकता हूं बच्चों B इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R। वो जो हमने डेराइव करके निकाला था एक्सप्रेशन एम्पियर्स लॉ की पहली एप्लीकेशन में, उसके बेसिस पर मैंने ऐसा लिखा। तो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पड़ा है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से उस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं, या फिर IL क्रॉस B से भी निकाल सकता हूं। तो पहले IL क्रॉस B से बताता हूं, राइट हैंड से IL, दिस इज डायरेक्शन ऑफ IL और B है इनवर्स, तो IL क्रॉस B फोर्स लगेगा टुवर्ड्स PQ, सिंपल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स से करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अंगूठा बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स PQ। तो यहां पर बच्चों फोर्स लगा टुवर्ड्स PQ, उसको मैं यहां पे दिखाता हूं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स FM से। दिस विल बी द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कितना होगा? द फोर्स FM एक्टिंग ऑन, अब यहां पे क्या लेंथ आएगी, कितनी लेंथ पर फोर्स निकाल रहे हैं। तो माना अज्यूम कर लेते हैं हम लेंथ L, क्योंकि उसे हम बाद में काटने वाले हैं, हम तो F बाय L निकालने वाले हैं। द फोर्स FM एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ वायर ST इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इज, तो उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं FM इक्वल टू, अभी क्या वेक्टर फॉर्म में नहीं ले जा रहा, मैं स्केलर फॉर्म में करता हूं, बाद में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारे लिए आसान रहता है। तो FM इक्वल टू करंट है उसकी I2, लेंथ है L एंड मैग्नेटिक फील्ड है B, और B की वैल्यू उठाकर हम ऊपर से लिखते हैं। तो L को मैं इसके नीचे ले जाता हूं और FM अपॉन L को डिनोमिनेटर में ले गए। I2 पहले से है, एक स्टेप खा जाते हैं यहाँ पे। स्टेप कैसे खाएं? सुबह सुबह नाश्ता कर लो बच्चों, स्टेप खाते हैं। तो I2 और B की वैल्यू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R, तो ये I2 यहां चले जाएगा। तो पहले मैं लिख देता हूं म्यू 0 I1, फिर ये वाला I2 आ गया अपॉन 2 पाई R। So this becomes the expression FM upon L equal to म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi R। इसको हम ब्लॉक में बंद करेंगे बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो कि हम डिराइव करना चाहते थे, और इतना सिंपली बहुत आसानी से हमने डिराइव करके निकाल लिया। आगे की डिटेल जो आपको लिखनी है मैं ओरली बता रहा हूं। यू हैव टू राइट फ्रॉम सिमेट्री, जब जरूरत पड़े आप वीडियो पॉज कर लेना अगर पीछे रह जाओ। फ्रॉम सिमेट्री वी कैन शो सेम force will act on wire PQ due to current I2 in wire ST। क्योंकि ये जो करंट I2 है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड PQ के हर पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा, यानी सेम लैंग्वेज अगर मैं लिखूं, PQ के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, उधर से इसके राइट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड से करंट अंदर जा रही है और राइट हैंड साइड से बाहर आ रही है। अब लेफ्ट राइट आपका मेरा उल्टा हो जाएगा, तो इधर से बीच में से करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर आ रहा है ऐसे, तो PQ के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, जिसको मैं कैसे दिखाऊंगा, डॉट से। बिकॉज ऑफ करंट I2 PQ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और करंट है ऊपर की तरफ, तो IL क्रॉस B मुझे चाहिए। IL क्रॉस B करंट की डायरेक्शन में मैंने रखा, उंगलियों को घुमाया, क्रॉस प्रोडक्ट IL क्रॉस B बाहर की तरफ, तो फोर्स मिल रहा है टुवर्ड्स ST। तो मैं यहां पर फोर्स दिखाता हूं टुवर्ड्स ST। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये दोनों पर जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। सो इनमें टेंडेंसी होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो क्योंकि एंड पर तो बाउंड है, वहां से तो हिल नहीं सकते, तो ये इनका शेप इस तरह का हो जाएगा। और यहाँ आपको एक मैं नई टर्म सिखा देता हूँ, इट इज कॉल्ड बकलिंग। बकल हो जाना, जैसे बालों में लगाते हैं ना बकल, गर्ल्स लगाती हैं बालों में बकल लगाती हैं महिलाएं, तो बकलिंग, इट इज कॉल्ड बकलिंग। ऐसे ही अगर जो तार है दो खंभों के बीच जो गर्मी में लटक जाता है, तो इसको कहते हैं बच्चों सैगिंग, इट इज कॉल्ड सैगिंग। जो हम
पुल वगैरह बनाते हैं, ब्रिजेस, उनकी डिजाइन कैसी होती है? ब्रिज पे आप चढ़ के गए हो तो छोटा मोटा ब्रिज जो होता है, चेन्नई एक्सप्रेस सबने देखी, चेन्नई एक्सप्रेस में जो ब्रिज वो दिखाया वो, तो उस ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। वहां पर पत्थर इस तरह से लगाए जाते हैं बच्चों कि वो इंटरलॉक हो जाते हैं, नीचे से छोटे होते हैं, ऊपर से बड़े होते हैं, तो ऊपर से फोर्स लगेगा तो वो सह सकते हैं, निकल नहीं पाएगा पत्थर, है ना। डिजाइन कंसिडरेशन है, इंजीनियरिंग डिजाइन कंसिडरेशन। इट इज कॉल्ड हॉगिंग। ये जो इस तरह का शेप है, इस तरह से मोड़ना, इट इज कॉल्ड हॉगिंग, दिस इज कॉल्ड सेगिंग एंड हियर इट इज कॉल्ड बकलिंग। तो 3 नई टर्म मैंने आपको सिखाई। वापस लौटते हैं, ये फोर्स की सिचुएशन है तो इनके में टेंडेंसी होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, और फोर्स वापस से इतना ही आने वाला है क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, यहाँ आएगा I2 म्यू 0 I2 अपॉन 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F अपॉन L, उसमें यहाँ पे करंट I1 आ जाएगी तो म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πr। नाउ बी केस में क्या होने वाला है, यानी दोबारा से हम डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। करंट I1 की वजह से ST के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स, तो उसको मैं क्रॉस से दिखाऊंगा ऑब्वियसली। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, करंट नीचे की तरफ है, तो IL क्रॉस B अगर मैं करता हूं तो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम PQ से दूर इस तरफ, दिस विल बी द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और ST करंट की बात करें, अगर ST में करंट I2 की, तो उसकी वजह से PQ के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स। ये प्रैक्टिस आपको खुद करके देखनी है बच्चों। तो ये भी क्रॉस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूं यानी क्रॉस प्रोडक्ट, सो फोर्सेस अवे फ्रॉम ST, यानी यहां पर टेंडेंसी होगी एक दूसरे से रिपेल होने की। तो यहां पर जो वायर है बकल होंगे आउटसाइड में, आउटर साइड में, इस तरह से हो जाएंगे। द शेप विल बिकम लाइक दिस, तो दे विल रिपेल। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस फैक्ट को भी हम शामिल करेंगे इस डेरिवेशन के रिजल्ट में। तो आपको कैसे लिखना है, यहां तक लिखने के बाद सिमिलरली वी कैन शो फॉर वायर ST सेम विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड इन केस B also each wire will apply force of same magnitude per unit length, but this force, as clear from the figure, this force will be of attraction when current flows in same direction, and it will be of repulsion when current flows in opposite direction. अब यहां से कंसेप्ट निकल के आते हैं बच्चों। पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा, लाइक चार्जेस रिपेल, आपने पढ़ा लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहां जस्ट उल्टा हो गया, लाइक करंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। कंपटीशन में इस कंसेप्ट पे कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है करंट, वायर है, यहां पर वायर की जगह आपको पता है मूविंग चार्ज आल्सो एक्ट्स लाइक ए करंट। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन लूप में घूम रहा है तो उसकी वजह से करंट उसके अपोजिट फ्लो होती है और उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनकी करंट ऐसे चलेगी, तो दे विल अट्रैक्ट और रिपेल, जस्ट थिंक अबाउट। तो उनके बीच रिपल्शन है KQ1 Q2 by R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टैटिक स्टेट नहीं है, इलेक्ट्रिक रिपल्शन है KQ1 Q2 by R स्क्वायर, और उनके बीच अट्रैक्शन है इतना। अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा है या अट्रैक्शन ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा उनकी स्पीड पर, किस स्पीड पे वो चल रहे हैं। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा करंट होगी, हम निकाल सकते हैं EV अपॉन 2πr। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है स्पीड v से, तो करंट कितनी बनाता है, I इक्वल टू, ऐसे बोलो Q बाय कैपिटल T 2πr बाय v, सो EV अपॉन 2πr, आप लिखकर देख लो। तो जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, सॉरी इट इज नॉट लॉरेंज फोर्स, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स है अट्रैक्शन का, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे है। तो समझ गए होंगे आप या समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। सो स्पीड पर डिपेंड करेगा। अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड, जिसको मैं नाम दे दूं क्रिटिकल स्पीड, उससे तेज चल रहे होंगे, एक पर्टिकुलर स्पीड, क्रिटिकल स्पीड से अगर वो तेज चलेंगे तो क्या होने वाला है बच्चों, अगर क्रिटिकल स्पीड से तेज चलेंगे तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पास आ जाएंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम पड़ जाएगा। और एक पर्टिकुलर स्पीड से धीमे चलेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, दूर हटेंगे वो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, चाहे प्रोटॉन हो या ड्यूट्रॉन हो, व्हाटएवर। तो ये हमने समझा। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है अब उनके बीच, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रिपल्शन है अगर दोनों प्रोटॉन है या दोनों इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो सिचुएशन फिर से, यानी इसमें आपको उलझाया जा सकता है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो मान लीजिए दोनों प्रोटॉन है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट विल हैपन? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मैग्नेटिक रिपल्शन, दोनों ही कारण से वो दूर ही जाएंगे, कभी पास नहीं आ सकते। पर अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, ये वाला प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इधर जा रहा है, इसकी करंट इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसकी करंट इधर है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक रिपल्शन है। समझते जाना। अच्छा, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, नाउ व्हाट? प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, इसकी करंट ऊपर है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इसकी करंट भी ऊपर है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी अट्रैक्शन है। तो आप समझ गए होंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन ना केवल कंपटीशन में, ये बोर्ड के लिए भी एलिजिबल है। तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का है। और अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया हमारे फायदे के लिए, वो समझिए। इसको कहते हैं बच्चों रॉजेट्स स्पाइरल। द डिवाइस इज नोन एज रॉजेट्स स्पाइरल। अगर मैंने किसी स्प्रिंग में करंट पास की तो स्प्रिंग का हर टर्न, हर घेरा स्प्रिंग का करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट सेम डायरेक्शन में, तो लॉजिक क्या बना? लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। कंसेप्ट है, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो घेरा अट्रैक्ट करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी तो मैं इसको सोलेनॉइड वाल्व बनाने के लिए यूज कर सकता हूं। ये स्प्रिंग, इसको हम नाम देते हैं सोलेनॉइड। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैं बता चुका हूं सोलेनॉइड के बारे में आपको, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में, प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। सो इट बिकम सोलेनॉइड वाल्व। तो इसका इस्तेमाल हम लॉक को खोलने के लिए भी कर सकते हैं, लॉक को बंद करने के लिए, लॉक को खोलने के लिए, और ऐसी कई एप्लीकेशन जो डे टू डे लाइफ की है, हम इस मैग्नेटिक फोर्स को यूज कर सकते हैं। और लेटेस्ट जो अभी आप देख रहे न्यूज चल रही है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके और भी कई एप्लीकेशंस निकाली गई हैं। लेटेस्ट गूगल में देखने को मिला था, अभी स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से तो मैं बता नहीं पा रहा आपको। मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके कुछ क्या कर लिया उन्होंने, कुछ स्पेशल इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। सो मैं सोचता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये आर्टिकल हमने खत्म कर लिया। अब इसका जो पुछल्ला क्वेश्चन है 1 नंबर का, उस पर गौर करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर। अगर आप 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं इस तरह से कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हुआ तो फ्लो होने वाली करंट होगी 1 एम्पियर। तो मैं बता दूं बच्चों, बोर्ड में इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि एम्पियर एसआई में फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल एसआई यूनिट एम्पियर, और उसको निश्चित रूप से सम्मान देना होगा हमको। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर जब भी पूछा जाएगा, हम उसको इस आर्टिकल के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। तो वो जो तरीका आपने सीखा था रेजिस्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब हम पढ़ रहे थे, रॉ इक्वल टू आर ए बाई एल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद आ गया होगा आपको। तो चीजों को 1 1 करके हम बाकी को इक्वेट कर देते, तो यहां पर भी हमें वही करना पड़ेगा। तो चीजों को 1 1 करके बाकी को इक्वेट करना होगा। मैं इस फॉर्मूले के रेफरेंस में बात करता हूं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर में आप लिखेंगे वी नो दैट, यानी ये फॉर्मूला रिपीट कर देंगे, Fm अपॉन L इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। फॉर्मूला आपने रिपीट किया। इसके बाद हम इसमें कंडीशन इंपोज करेंगे बच्चों। कंडीशन लगाई हमने, इफ ये जो करंट है I1 इक्वल टू I2 ये हो जाए 1 एम्पियर एंड ये जो डिस्टेंस है R ये हो जाए 1 मीटर, देन तो क्या होगा? तो ये होगा Fm अपॉन L
इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है कैपिटल के सबस्क्रिप्ट m से हमने उसको दिखाया था, वो म्यू 0 अपॉन 4 पाई था, उसकी वैल्यू थी 10⁻⁻⁷। यूनिट भी लिख सकता हूं हेनरी पर मीटर, जो भी हम EMI में पढ़ेंगे आगे बच्चों लिंक करके, और मीटर एम्पियर टेस्ला उसमें भी मैं लिख सकता हूं इसकी टर्म्स में। न्यूटन मीटर एक तो कट गया, एम्पियर तो इसकी टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अभी तो पहले इसमें चलते हैं। km म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो म्यू 0 की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू हुई 2 इंटू 10⁻⁷। यूनिट यहां से निकालते हैं, FM को न्यूटन में नापा, L को मीटर में, न्यूटन पर मीटर, और यहां से डेफिनेशन बन गई बच्चों 10 करके इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह करंट है, वह धारा है जिसे जब दो तारों में से जिनको कि हमने 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम या एयर में रखा हुआ एक दूसरे के पैरेलल दो लंबे तारों में जब प्रवाहित की जाती है तो वो एक दूसरे की एकांक लंबाई पर इतना फोर्स, इतना बल आरोपित करते हैं। सो राइट डाउन इन इंग्लिश, 1 ampere is that current which when passed through two straight long conductors placed parallel to each other at distance of 1 meter in air or vacuum. वीडियो पॉज करके कर लेना। So then it creates a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter length on each conductor. तो ये डेफिनेशन बन गई। 1 ampere is that current which when passed through two straight long conductors placed parallel to each other in vacuum or air at a distance of 1 meter produces a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter length on each conductor. तो उस करंट को, उस धारा को हम कहते हैं 1 एम्पियर या 1 स्टैंडर्ड एम्पियर। जैसे 1 स्टैंडर्ड मीटर होता था, 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम होता था, वैसे 1 स्टैंडर्ड एम्पियर है। तो मैं समझता हूं बच्चों इस वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। अभी हमने 2 तार लिए हैं, अब हम 4 तार लेकर लूप बना देंगे और हम बात करेंगे बच्चों गैल्वेनोमीटर, उसकी एप्लीकेशन की। सो इफ यू एंजॉयड द लेक्चर, तो आपको बच्चों प्रमोट आपको ही करना पड़ेगा। आप चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी से ये लेक्चर अपलोड करूं, तो बच्चों लाइक्स तो चाहिए, उसी से प्रोत्साहन मिलता है। मैंने मोनेटाइजेशन हटा रखा है चैनल पे से, आपको कोई विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। मोनेटाइज नहीं है मेरा चैनल, इससे मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं। टू बी क्लियर, मैं इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं, पर जो फ्यूल है एक टीचर का, जैसे कवि कविता कहता है तो उसको बीच में दाद मिलनी चाहिए, हाँ वाह वाह वाह, तो वैसा कुछ यहां पर चलेगा। प्लस और जिन लोगों को इसकी जरूरत है वहां तक आप पहुंचाओ, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां तक आप इसको पहुंचाओ, यानी सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। व्यूज जब आएंगे, जैसे 100 व्यूज हो जाते हैं तो मेरी अपने आप इच्छा होती है कि हाँ भाई 100 तक पहुंचे तो सही, क्योंकि अंडररेटेड है मेरा चैनल वैसे भी, क्योंकि विज्ञापन कुछ किया नहीं है ना। देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट एनीवेयर। अब मैं इसकी भी स्ट्रेटेजी मैं समझ चुका हूं सारी, जो मैं देख रहा हूं मार्केटिंग और ये सब। किसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन पागल बना रहा है, कैसे पता चलता है। कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं हम उसके चैनल, सारी चीजें पता चलती है। तो वो कैसे पता चलती है उसको इंटरप्रेट करना भी मैं किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सो जस्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा और नहीं अच्छा, तो मैं इसे अच्छा बनाऊंगा। आप मेरे को सजेस्ट करें, सजेशन दें, और उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल होगा मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।